बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ ट्रावर्सल पार्ट 1 के बाद ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ग्राफ ट्रावर्सल के दो मेथड डिस्कस किए, एक बीएफएस था और दूसरा डीएफएस था। बीएफएस में हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया और डीएफएस में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया। और हमने जो ग्राफ कंसिडर किया था वो अनडायरेक्टेड ग्राफ था। ये आपको यहाँ पे पिछली स्लाइड में नज़र आ भी रहा है। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है, जैसे आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है तो ये मस्ट है कि आपके तमाम वर्टिसेस जो है वो एक्सेस होंगी, ट्रावर्स होंगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डिफरेंट नोड्स को स्टार्टिंग वर्टिसेस करें तो आपका जो ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सल है वो जो एक नोड के साथ आया है वो दूसरी नोड के साथ भी वही आया। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्राफ की कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है तो तमाम की तमाम वर्टिसेस आपकी एक्सेस होंगी। अब यहाँ पे पार्ट 2 में हम डीएफएस की एक मॉडिफिकेशन डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन? हाउ टू गेट डीएफएस टू डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। साइकिल का क्या मतलब है, या जिसको हम लूप भी कहते हैं। हमने ग्राफ के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि साइकिल या लूप का मतलब ये होता है कि आप अगर पाथ बना रहे हो तो जिस नोड से आपने शुरू किया हो आप दोबारा उसी नोड पे वापस आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ग्राफ में कोई साइकिल है या लूप है। और एक वेरिएशन हम ये कर रहे हैं कि हमने पिछले जो पार्ट 1 में ग्राफ लिया था, जो आपको नज़र आ रहा है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ था, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ के साथ कर रहे हैं। वरना आप इक्वली इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ साइकिल? इफ वी एनकाउंटर अ वर्टेक्स विच इज ऑलरेडी ऑन द स्टैक, जब हम पाथ पे आगे जा रहे हैं और आपने एक ऐसी वर्टेक्स आपके पाथ में आ गई है जो कि ऑलरेडी स्टैक में आपने पुश की हुई है, तो इसका मतलब है कि यू फाउंड अ लूप। व्हाट डज दैट मीन? दैट स्टैक कंटेन वर्टिसेस ऑन अ पाथ। आप पाथ पे आगे जा रहे हैं, वर्टिसेस आ रही हैं, और इफ वी सी द सेम वर्टेक्स अगेन जो कि ऑलरेडी स्टैक में है, दैट मीन द पाथ मस्ट कंटेन अ साइकिल और लूप। अब हम यहाँ पे विजिटेड और अनविजिटेड के वर्ड्स की बजाय जो हमने ट्रावर्सल में यूज़ किए थे, हम यहाँ पे 3 कलर्स के साथ इसको करेंगे ताकि थोड़ा सा और हमारा एलाबोरेट हो जाए या क्लियर हो जाए। जो अनविजिटेड नोड्स होंगी, जो ट्रावर्स नहीं हुई होंगी, उनका कलर हम वाइट करेंगे, तो जाहिर है सारी नोड्स इनिशियली आपकी वाइट होंगी। जिसको हम स्टैक में पुश करते जाएंगे उसका कलर हम ग्रे करेंगे। और जो नोड्स ब्लैक वो वाली हो जाएंगी जो कि फिनिश का क्या मतलब है, आप डेड एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपने बैक ट्रैक करना होगा। कभी बैक ट्रैक फ्रॉम इट, यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप जब डी पे आ जाते हैं, तो जब डी से आप बैक ट्रैक करेंगे तो डी को आप क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। सो वी आर यूजिंग 3 कलर्स, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। और जब आप उसको ब्लैक करेंगे, इन अदर वर्ड्स उसका मतलब क्या होगा कि आपकी वो नोड जो है वो डेफिनेटली विजिट हो गई है। अब हम इस मॉडिफिकेशन को एक एल्गोरिथम या एक नंबर ऑफ स्टेप्स में हम इसको लिख के देखते हैं कि उसी तरह से है आपका डीएफएस, तो ज़रा सा उसका लफ्ज़ साथ मॉडिफाइड लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें यह है कि आपने साइकिल जो है वो डिटेक्ट करनी है। तो आपने उसी तरह कोई आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स वी होगी जहाँ से आप उसको स्टार्ट करेंगे। इनिशियली आप तमाम वर्टेसेस को क्या करेंगे, वाइट करेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी एक भी ट्रावर्स नहीं हुई है। उसी तरीके से आप डीएफएस में जैसे स्टैक बनाते हैं, आप एक स्टैक बनाएंगे और जो आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स वी है उसको आप ग्रे करके स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। यही आप करते थे डीएफएस में, लेकिन अब आपने उसको पुश के साथ उसका कलर क्या कर देना है, ग्रे कर देना है, वो जो आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स है जिसको आप वी कह रहे हैं। और फिर आप स्टैक से पॉप करते जाएंगे, पीक एट द टॉप ऑफ स्टैक, और जो आप पॉप करेंगे उस वर्टेक्स का नाम हम क्या रख रहे हैं, यू रख रहे हैं। वही जो आपकी वी है, जहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स जिसका नाम आपने वी रखा था, जब आपने उसको स्टैक में इंसर्ट किया उसका नाम वी था, लेकिन जब जो भी नोड आप पॉप कर रहे हैं उसका नाम आप क्या रख रहे हैं, यू रख रहे हैं। और जब आप यू को उसको स्टैक को वहाँ से निकालेंगे और जब आप उसकी एडजेसेंट नोड्स पे आगे जाएंगे, पाथ पे आगे जाएंगे, तो अगर आपको पाथ में कोई ग्रे नेबर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो साइकिल है, क्योंकि वो नोड ऑलरेडी स्टैक में अवेलेबल है, क्योंकि स्टैक में जितनी नोड्स आप रख रहे हैं उनका कलर क्या है, ग्रे है। इसके बाद एल्स स्टेटमेंट क्या है कि अगर ग्रे नेबर नहीं है, ग्रे नोड नहीं आई उसके पाथ में, बल्कि एक वाइट नेबर आया है, वाइट नोड आई है, तो उसका नाम हमने क्या रखा है, W। और डेफिनेटली आप उसको ग्रे करके स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। हम पहले डीएफएस में भी यही कर रहे थे कि पाथ में जो नोड आती थी आप उसको स्टैक में डालते जाते थे, लेकिन यहाँ पे अब आप उसके साथ कलर भी कर रहे हैं ताकि हम साइकिल को डिटेक्ट कर सकें। तो अगर उसके रास्ते में ग्रे आ गई, दैट मीन वो ऑलरेडी स्टैक में है और आपने वहीं से उसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपने साइकिल डिटेक्ट कर ली है। असल मकसद तो यही है कि हम साइकिल
डिटेक्ट करें। अगर ऐसा नहीं है और उसका वाइट नेबर आता है, वाइट नेबर मीन कि वो नोड अभी अभी नहीं आई है पाथ में, तो वो आपकी सारी नोड इनिशियली वाइट ही हैं। तो अगर वाइट नेबर आती है तो उसका नाम W है, आप उसको ग्रे करके उसको स्टैक में जो भी आपने स्टैक में इंसर्ट करना है उसको ग्रे करना, ताकि ये पता चले कि स्टैक में ऑलरेडी नोड अवेलेबल है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, जब आपका डेड एंड आ जाए तो आपने उस नोड को ब्लैक कर देना है और उसको स्टैक से पॉप कर देना है, क्योंकि वो आपकी नोड जो है वो क्या हो गई है, विजिट हो गई है। अब आप इसको इस ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, A B C D E 5 नोड्स हैं, A से B एज है, B से C एज है, इस तरीके से B से D है। और ये क्लियर है क्योंकि A से B है तो B से A नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें आपको अगर दोनों साइड पे एजेस शो करने हो तो फिर आपको B से A की तरफ भी एरो लगाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हमने ले लिया जिसमें 5 नोड्स हैं। अब हम इस एल्गोरिथम को इस ग्राफ के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, जिस तरह हमने DFS किया था। क्या किया था हमने, इनिशियली आपका स्टैक जो था वो क्या था, एम्प्टी था। आपने पहली नोड जो स्टार्टिंग नोड है आपकी A, वो आपने ली है और आपने उस स्टार्टिंग नोड को जब स्टैक में, ये आपने स्टैक में इंसर्ट कर दिया, लेकिन आपने इसका कलर क्या किया है, ग्रे। अब आपने उसी तरीके से जो आपने DFS का मेथड पढ़ा था कि उसके साथ आप आगे जाते जाते हैं एडजेसेंट नोड से, तो आप A से किस पे जाएंगे, B पे। जैसे ही आप B पे जाएंगे, B को आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे और आप B को यहाँ से क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ग्रे कलर है, ठीक है। तो पहले आपका स्टैक एम्प्टी था, फिर आपके स्टैक में स्टार्टिंग वर्टेक्स A थी, फिर आपने जब उसके साथ अगला एडजेसेंट नोड देखा B, तो आपने उसको स्टैक में इंसर्ट किया और साथ ही आपने इसको क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। अब अगर हम यहीं से देखें अगली स्लाइड पे जाने से पहले, तो आप B से C पे भी जा सकते हैं, आप B से D की तरफ भी जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर C पे जाएंगे तो ये आपका डेड एंड होगा और वहां से आपको इसको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि B के बाद हम C पे गए हैं, तो आपने C को ग्रे किया है क्योंकि आपने इस C को स्टैक में क्या किया है, पुश किया है। तो अब आपकी स्टैक की पोजीशन क्या है, A, सबसे नीचे A है, उसके ऊपर B है, उसके ऊपर क्या है, C है। तो ये 4 पोजीशन आपकी स्टैक, इनिशियली स्टैक वाज एम्प्टी, देन स्टैक हैड ओनली 1 एलिमेंट A, देन स्टैक हैड 2 एलिमेंट्स A and B, एंड नाउ स्टैक हैज 3 एलिमेंट A B C। अब ये नजर आ रहा है, और C को जब आपने स्टैक में इंसर्ट किया तो आपने इसको ग्रे किया, अब नजर आ रहा है कि ये डेड एंड है। यहाँ से आपने बैक ट्रैक करना है। जैसे आप इसको बैक ट्रैक करेंगे, आप इसका कलर क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। यही हमने एल्गोरिथम में पढ़ा है। तो आप इसका कलर भी ब्लैक करेंगे और आप इसको स्टैक से भी निकाल देंगे, तो आपके पास स्टैक में अब क्या रह जाएगा, A और B। और आप यहां से पीछे वापस आ गए, अब आप B के ऊपर है, ठीक है। अब B से आपने कहां जाना है, आप B से आपने कहां पे जाना है, D पे आ जाए, ठीक है। अब आप B से D पे गए हैं और D वाइट था, आपने इसको ग्रे किया और आपने इसको स्टैक में इंसर्ट कर दिया, यानी अब स्टैक में है A B और उसके ऊपर क्या है, D। तो अब आपकी स्टैक की पोजीशन ये है। D के बाद आगे कौन सा एज है, D से E की तरफ। तो E भी वाइट है, इसको आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे और इसको आप क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे। अब आपकी स्टैक की पोजीशन क्या है, A B D E। E को आपने ग्रे भी किया है और E को आपने स्टैक में भी इंसर्ट कर दिया। अब जाहिर है आप E से आगे भी एज देखेंगे, तो जब आप E से आगे B की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि B तो ऑलरेडी ग्रे है। तो हमने क्या पढ़ा था एल्गोरिथम में कि अगर उसके पाथ में एक ऑलरेडी ग्रे नोड आ जाए तो दैट मीन अ साइकिल इज डिटेक्टेड। इसका मतलब है जब आप B के ऊपर आएंगे आप, यानी E के साथ आप जब B के ऊपर आगे आएंगे एच के जरिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके पाथ में एक ऑलरेडी ग्रे नेबर आ गया है, विच मीन दैट B इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टैक। इसका क्या मतलब है कि एक साइकिल डिटेक्ट हो गई है और हमें क्लियरली ग्राफ में नजर आ रही है कि ये साइकिल है, B से शुरू हुई है और B पे ही आपकी खत्म हो गई है। और साइकिल की दोबारा मैं रिपीट कर दूं, साइकिल की डेफिनेशन क्या थी कि आपकी फर्स्ट और लास्ट नोड सेम होती है और दरमियान में जितनी नोड्स आती हैं वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल स्टेटमेंट इसके ऊपर जो है वो क्वालिफाई कर रही है। और आपकी स्टैक की पोजिशन इस वक्त क्या है, A B D और E। तो आपने लूप डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने लिखा है E हैज अ ग्रे नेबर B, तो इट मीन इट हैज फाउंड अ लूप। अब हम ये असल में हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करनी थी। हम वो DFS पहले कर चुके हैं जिसमें हमने सारी नोड्स को क्या किया था, ट्रावर्स किया था। अब हम DFS और BFS का सूडो कोड देख लेते हैं।
सूडोकोड का मतलब ये कि थोड़ा सा हम कोडिंग के हिसाब से इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना चाहें तो हमने ग्राफ के ट्रावर्सल में दो मेथड पढ़े थे, एक एडजेंसी मैट्रिक्स पढ़ा था और एक एडजेंसी लिस्ट, ये दोनों मेथड्स पढ़े थे। एडजेंसी मैट्रिक्स को हम एरे के जरिए इंप्लीमेंट किया था हमने, और एडजेंसी लिस्ट को हमने लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे आई विल बी रेफरिंग टू एडजेंसी लिस्ट, वाई? बिकॉज एडजेंसी लिस्ट इज कंपैरेटिवली मच बेटर फ्रॉम द मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू द एरे। तो हम इसके हिसाब से करके देख लेते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मेथड है विच रिटर्न द फर्स्ट अनमार्क्ड वर्टेक्स एडजेसेंट टू, यानी हमने जो स्टार्टिंग वर्टेक्स वी दी थी, हम उसके साथ जो पहली अनमार्क्ड वर्टेक्स है वो हमें ये मेथड रिटर्न करता है। जिस मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट अनमार्क्ड एडजेसेंट। तो ये हमें पहली जो है, जैसे हमने ए से शुरू किया था तो बी हमारी फर्स्ट अनमार्क्ड एडजेसेंट थी। तो ग्राफ नोड एक क्लास है, आपने जो पहली नोड भेजी है वो वी है, ये जो कि आपकी स्टार्टिंग नोड थी, और आपका ये मेथड आपको फर्स्ट अनमार्क एडजेसेंट नोड, यानी कि आपने ए दी है तो उसकी फर्स्ट अनमार्क क्या है? बी। फिर बी के बाद आप उसकी क्या देगा? सी, और इस तरह से आगे जाएगा। तो लिस्ट ऑफ वीज नेबर्स क्या हो गया? पहली जो आपकी आई उसको आप मार्क कर देंगे, इस केस में आपकी बी थी, और आगे जाते जाएंगे। फिर U2 अनमार्क्ड है, अभी तक U3 अनमार्क्ड है। तो ये इसका एक सोडो कोड है जिसको हम थोड़ा सा, ये ब्रीफ सा इम्प्लीमेंटेशन है कि हम एक पॉइंटर रख लेते हैं एडजेंसी लिस्ट में हर वर्टेक्स का। और हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एडजेंसी लिस्ट में क्या कहा था कि वर्टिसेस को रखने की एक डबल लिंक लिस्ट थी जो कि सिर्फ वर्टिसेस का रिकॉर्ड रखती थी, और जो सिंगल लिंक लिस्ट थी वो हर एक वर्टेक्स के साथ एक सिंगल लिंक थी जो उसके एजेस का रिकॉर्ड रखती थी। तो अभी इस वक्त हम वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडजेंसी लिस्ट ऑफ ईच वर्टेक्स, सो दैट वी कीप अ पॉइंटर टू द एडजेंसी लिस्ट ऑफ ईच वर्टेक्स, सो दैट वी डू नॉट start to traverse the list of adjacent vertices from the beginning each time। हम जिस पे होते हैं हम उस पे पॉइंटर ले आते हैं ताकि हमें हर दफा, क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, तो क्या कि हमें हर दफा जो है वो बिगिनिंग से स्टार्ट ना करना पड़े। तो हमने जो एक मार्क कर लेते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज द करंट अनमार्क्ड, यानी हम उसको मार्क कर लेते हैं और हमारा अपना पॉइंटर जो है वो वहां पे सेट कर देते हैं। तो डीएफएस के हिसाब से हमने वो देख लिया था कि आपने वो साइकिल कैसे डिटेक्ट की थी। अब उसके बाद हमने सीडो कोड कर लिया। अब हम बीएफएस का, यानी पहले क्यू का, क्योंकि पहले हमने बीएफएस पढ़ा था, तो बीएफएस का सीडो कोड जो है वो इस मेथड के हिसाब से फर्स्ट अनमार्क एडजेसेंट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम डीएफएस का देख लेंगे इसी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो डेफिनेटली आपकी मार्क्ड उसका ट्रू होगा कि वो आपने कर ली है, क्योंकि वही आपने सबसे पहले क्यू में इंसर्ट करनी है। आप क्यू से एक क्यू क्लास का वेरिएबल क्यू बनाएंगे, और आप एन क्यू का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। और उसी तरीके से वो वाइल लूप है कि जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है आप डी क्यू करेंगे, वहां से उसको निकालेंगे, और आप उसके साथ जो पहली अनमार्क्ड नोड है उसको आप क्या कह रहे हैं? यू कह रहे हैं। और अगर वो यू जब तक नल नहीं है आप उससे आगे जाते जाते हैं, और जब तक डेड एंड नहीं आता और आप उसको क्यू में इंसर्ट करते रहते हैं। तो जो आपकी अनमार्क्ड है उसको आप यू कह रहे हैं, और आप उसको क्यू में इंसर्ट करते रहते हैं, एन क्यू करते रहते हैं। और फिर जब आपका डेड एंड आ जाता है और उसके, तो आप फिर उसको फ्रंट से आप उसको दोबारा डी क्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट अनमार्क एडजेसेंट एक मेथड जो है वो यूज कर ली। सेम अगर आप डीएफएस के ऊपर ये छोटा कोड इस्तेमाल करें तो वही सारा जो डीएफएस का कोड है कि अपना स्टैक बनेगा, स्टैक में आप स्टार्टिंग जो है जिसको आप इनिशियली कहते हैं वो ट्रू होगी कि आपने उसको मार्क कर लिया या विजिट कर लिया, आप उसको स्टैक में पुश कर देते हैं, और जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता आप एक एक करके पॉप से निकालते हैं। और तो जो आपकी फर्स्ट अनमार्क्ड है वो आपकी यू है, और अगर वो यू नल है दैट मीन के उसमें कुछ नहीं है तो आप अगली निकाल लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको ट्रू करके कि ये आपने विजिट कर लिया और फिर आप उसको स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालें, हमने कहा था कि दो तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि आप मेमोरी कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि ये एल्गोरिथम कितनी मेमोरी जो है वो रिक्वायर करेगा। तो हमने ये देखा कि आपके ग्राफ के अंदर एक आपका सेट ऑफ वर्टिसेस होता है और एक आपका स्टैक ऑफ एजेस होता है। तो अगर हम वर्टिसेस, क्योंकि आपके वर्टिस होंगे तो आपके एजेस होंगे, तो इसका मतलब है कि चाहे आप क्यू यूज करें चाहे आप स्टैक यूज करें, आप उनमें क्या इंसर्ट कर रहे थे? वर्टिसेस इंसर्ट कर रहे थे ना। तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, जो रैम आपको चाहिए, वो आपको बिग ओ वी मीन कि आपको जितनी वर्टिसेस है ना उतनी आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि जब वर्टिस होगी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसके साथ उसके एजेस भी आ जाएंगे। तो अगर हम जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो बिग ओ वी जो है वो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ये पढ़ा था कि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बजाय ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिथम की।
टाइम कम्प्लेक्सिटी मीन के प्रोसेसर कितना टाइम लेगा इसको करने के लिए। तो अगर हम BFS और DFS की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें तो हमारे पास जो वर्टिसेस का सेट है वो क्या होता है V। तो हमारे पास 2 नेस्टेड लूप्स किस तरह से लग रहे थे, ये अगर मैं ऊपर जाके देखूं, ये आप देखें यहाँ पे आपके 2 लूप्स लग रहे हैं, एक वाइल लूप आपका ये है, एक वाइल लूप आपका ये है। तो इसलिए चूंकि आपके 2 नेस्टेड लूप्स है उसमें BFS में, तो आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O V स्क्वायर को बिलोंग करती है। तो दिस इज द मोर यूजफुल कम्प्लेक्सिटी एस्टिमेट इज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। और अगर आप जाहिर है आपके अगर V स्क्वायर है, 2 लूप्स आपके वर्टिसेस के लिए हैं, तो अगर आप मजीद फर्दर कम्प्लेक्सिटी को इलेबोरेट करना चाहें या मोर एक्यूरेट एस्टिमेट निकालना चाहें, तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ एजेस को भी लेना है। और यूजुअली जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो लेस देन V स्क्वायर होते हैं। V स्क्वायर में जितनी आपकी वर्टिसेस है उनको आप स्क्वायर ले लें, तो वो नंबर ऑफ एजेस अगर सारे भी एजेस हों उसके ऊपर, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ भी हो, तो उसके जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो मस्ट उससे जो है V स्क्वायर से वो लेस होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम ये यहाँ पे ज़रा समराइज करके टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS एक ग्राफ के ऊपर दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं। ये V का सेट है जिसमें V0 V1 V2 V3 ये आपकी 4 वर्टिसेस का सेट है और ये आपके एजेस का सेट है। V0 किस किस के साथ एज बना रहा है, V1 के साथ बना रहा है और V2 के साथ, ये इसका सेट ऑफ एजेस है। V1 किसके साथ बना रहा है, V3 के साथ बना रहा है। V2 किसके साथ बना रहा है, V3 के साथ बना रहा है। और V3 के साथ कोई एज नहीं है, इसका मतलब है कि V3 का सेट ऑफ एजेस जो है वो एम्प्टी है। अच्छा V0 के साथ V1 V2 है, तो आप क्या करते हैं, V0 को, ये आपकी स्टार्टिंग नोड है, तो आप V0 को क्यू में NQ करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, उसी V0 को फिर आप निकाल के उसके साथ जो एडजेसेंट है V1 और V2 उनको आप NQ कर देते हैं। ठीक है, या BFS करें, क्यू यूज़ कर रहे हैं। तो जब आपने V1 और V2 दोनों NQ कर लिए, तो V0 तो आप पहले ही निकाल चुके थे, अब किसकी बारी है फ्रंट एंड से V1, तो आप V1 को DQ कर लेते हैं और V1 के साथ जो एडजेसेंट एज है V3 है तो आप उसको NQ कर देते हैं। ठीक है, अब आप इस पे आते हैं, जब आपने V1 DQ कर लिया, अब V1 निकल गया, तो अब किसकी बारी है V2। ठीक है, तो जब आप V2 को DQ करते हैं और V2 के साथ एडजेसेंट देखते हैं तो वो क्या है, V3 है। एंड V3 इज ऑलरेडी मार्क्ड क्योंकि वो आपका V1 के साथ आ गया था। ठीक है, ये वही थोड़ा सा हम BFS की टाइम कम्प्लेक्सिटी करने के लिए उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक आपका V3 रह गया था, V1 भी निकल गया था, V2 भी निकल गया था, अब V3 भी DQ हो गया है, तो V3 के साथ तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके एजेस यहाँ पे खत्म हो गए, आपकी क्यू भी जो है वो देखें एम्प्टी हो गई है। यानी अब आपके पास में V0 भी निकाल लिए, V1 भी, V2 भी और आपकी V3। तो इसका मतलब यह है कि हमने V0 के साथ कितने एजेस थे, E0 मीन या V0 मीन 2 एजेस थे। V1 के साथ एक एज था, V2 के साथ एक एज था, V3 के साथ कोई एज नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए, अब टोटल वर्टिसेस हो गई, उसके साथ सारे एजेस को आप सम करें तो दैट मीन वर्टिसेस प्लस एजेस। तो ये आपकी जो है वो क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अब आप ब्रेथ फर्स्ट, ये भी आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च की देखी है, उसी तरीके से अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च की देखें, उसी तरह से अगर आप एडजेंसी लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन को एज्यूम करें, तो V आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस है, E आपका नंबर ऑफ एजेस है, और आपकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी वही निकलेगी V प्लस E। यानी आपकी वर्टिसेस होंगी और उसके साथ आप सारे एजेस देख, स्कैनिंग फॉर ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस टेक्स OE टाइम, सारे एजेस के लिए, सिंस सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट E, और सारी वर्टिसेस के लिए आपको कितना चाहिए, V चाहिए। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च भी अगेन आपका क्या है, बिग O बिलोंग्स टू V प्लस E। सो दैट मीन कि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च भी देख लिया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी देख लिया, हमने दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख ली, हमने DFS से साइकिल को भी डिटेक्ट करके देख लिया, और हमने सीडोकोड भी देख लिया, सिंपल एल्गोरिथम भी हमने इसका डिस्कस कर दिया, और हमने डिटेल में देखा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ और उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ की भी एग्जाम्पल देख के कि हम किस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं और किस तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं। थैंक यू।